नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि महाकुंभ कैसे बना दुनिया का सबसे अद्भुत, सबसे अकल्पनीय और सबसे अविश्वसनीय आयोजन। मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको बताऊंगा कि पुतिन ने मोदी को रूस के विक्ट्री डे पर क्यों बुलाया है, और आखिर में साउथ इंडिया में छिड़ी लैंग्वेज वॉर के इलेक्शन वाले कनेक्शन की भी खबर लेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर महाकुंभ की, जिसका आज समापन हो रहा है। लेकिन इस बार के महाकुंभ को पूरी दुनिया कभी नहीं भुला पाई। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व सनातन के सबसे बड़े महोत्सव महाकुंभ का साक्षी बना। 45 दिन का एक समय है जिसमें सारी सिद्धि रिद्धि हासिल करने के लिए साधक, संत, महात्मा, विद्वान, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार, राजनेता, हर विधि के जानकार प्रयाग की पावन धरा पर पहुंचे। भगवान ब्रह्मा की भूमि पर पहुंचे। मानसिक, वाचिक, कायिक हर तरह के पापों से मुक्ति के लिए श्रद्धालु आए, चाहे वो वैदिक परंपरा के संत हों या तांत्रिक परंपरा के या फिर अघोर परंपरा के सन्यासी हों, शाक्य हों या शैव हों, शाक्त हों या शैव हों या फिर वैष्णव हों, अखाड़ा चाहे उदासीन हो या महानिर्वाणी, शंकराचार्य से लेकर निंबकाचार्य, माधवाचार्य से लेकर रामानुजाचार्य, सनातन परंपरा के हर आचार्य अपनी विधि से अपने इष्ट को लेकर इस महाकुंभ में आए। और आज महाशिवरात्रि है और इस महापर्व की महापूर्णाहुति भी। महापर्व पूर्ण हो रहा है, लेकिन साधकों के लिए ये जो क्षण है, ये बहुत ही दुख का समय है, क्योंकि एक तरीके से अपनी श्रद्धा, अपनी संस्कृति और अपने ओज तेज को हासिल करने वाली इस पावन धरती को छोड़कर उनके जाने का समय आ गया है। और साधकों के लिए तो एक तरीके से मां का सानिध्य छूटने जैसा है। मां गंगा ही उनकी आदि मां है। इसीलिए आज महाकुंभ के समापन पर इन संतों के लिए, साधकों के लिए मां से विरह की स्थिति, और ऐसे में इनका मन बहुत व्यथित है, दुखी है। जरा सुनिए। ब्रह्मा की पूजा करते हैं क्योंकि जिनकी मूर्ति नहीं होती है, फिर यहाँ के ऋषियों की पूजा करते हैं, यहाँ के महर्षियों की पूजा करते हैं, और सभी की पूजा करने के बाद हम सब यहाँ के जो स्थापित देवता है उनकी पूजा करते हैं। फिर अंत में माँ गंगा सब मिलने के लिए जाते हैं और माँ से बड़े विदित हृदय से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा का प्रसाद प्राप्त करके अब तक हम सब आपके चरणों में थे, आज आपसे विलग होने का समय हो रहा है। और वो स्थिति बहुत ही हम सब के लिए अशानीय पीड़ा की होती है, जैसे कोई संसार का व्यक्ति अपने स्वजनों से अलग होता है, या कह सकते हैं एक बेटी जैसे अपने पिता के घर से छोड़ के जाती है, उसके लिए तो बहुत कठिन समय होता है। वैसे साधकों के लिए गंगा का तट छोड़ के जाने के लिए बहुत विरह की स्थिति होती है। इसलिए इस समय हम सब कुछ भूल चुके होते हैं, मन में केवल एक बात होती है, फिर कब क्षण आएगा जब हम सब माँ की गोद को वापस आएगी। इसलिए हम सब माँ से प्रार्थना करते हैं कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष मां प्रलंघो। तो सनातनियों को एक सूत्र में पिरो देने वाले इस महाकुंभ के मायने समझने के लिए बैठेंगे तो न जाने कितने आयाम निकलेंगे। इसे किसी एक आयाम में बांधा नहीं जा सकता। भीड़ तो बस इसका एक पहलू है। शासन, प्रशासन और सनातनी परंपरा के अखाड़ों ने मिलकर इस आयोजन को जो ऊंचाई दी, उसे आपके सामने कुछ तस्वीरों के जरिए रखने की कोशिश कर रहा हूं। मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आम भक्तों से लेकर वीआईपी तक सब सनातन की पावन धरा पर पहुंचे, और ये उसी की कुछ तस्वीरें हैं। 13 जनवरी से लेकर और आज की तारीख तक किस तरीके से तीर्थराज प्रयाग में ये महा आयोजन हुआ, उसकी कुछ झलकियां हमने आपको दिखाई। तो तीर्थराज की धरती पर 13 जनवरी से शुरू हुए दिव्य भव्य महाकुंभ ने आज महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के बाद एक तरीके से समापन की ओर है, और 66 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, जो कि एक इतिहास है।
महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर आज शाम 4 बजे तक 1,32,00,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। यह महाकुंभ श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। और कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी नहीं इकट्ठा हुए जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए इस अस्थायी शहर में जुटे। यह संख्या कई देशों की आबादी से भी कई गुना ज्यादा है। अमेरिका की आबादी की 2 गुनी से ज्यादा, पाकिस्तान की आबादी के 2.5 गुनी से ज्यादा और रूस की तो खैर 4 गुनी से भी ज्यादा। संगम में डुबकी लगाने वालों की यह संख्या दुनिया के 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी ही महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से ज्यादा है। अगर अपने देश की कुल जनसंख्या से अगर देखेंगे तो महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों की अगर संख्या देखें तो लगभग 50% भारत ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। और अगर सनातनियों की बात करें तो देश के 60% हिंदुओं से ज्यादा और दुनिया के करीब 55% सनातनियों ने यह पावन स्नान किया है। 45 दिन तक चले इस आयोजन में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु आए। 73 देशों के राजनयिक, भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक समेत दुनिया के कई देशों के अतिथि अमृत स्नान करने पहुंचे। मां जानकी के मायके नेपाल से 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आकर पवित्र स्नान किया और महाकुंभ के साक्षी बने। इसके अलावा इटली, फ्रांस, यूके, पुर्तगाल, अमेरिका, इजराइल, ईरान, मॉरिशस तमाम देशों से कोने कोने से हिंदू श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। इससे पहले साल 2019 में प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी और साल 2013 में 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। लेकिन 2025 में सारा रिकॉर्ड टूट गया, 66 करोड़ पार पहुंच गया। उस हिसाब से देखें तो प्रयागराज महाकुंभ में इस बार हर रोज औसतन 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत में कहा था कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या अगर 60 करोड़ से पार पहुंचती है तो अनुमान है कि यूपी की जीडीपी को 3,15,000 करोड़ से लेकर 3,50,000 करोड़ रुपए तक का फायदा होगा। लेकिन आंकड़ा 66 करोड़ के पार पहुंच गया है और यह आर्थिक तौर पर कैसे क्रांतिकारी साबित हो रहा है आप ये जानेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जब योगी और मोदी धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो यूपी सरकार ने, जरा कुछ आंकड़ों को समझिए कि यूपी सरकार ने इस महाकुंभ के आयोजन में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें केंद्र का हिस्सा था 2,100 करोड़ का। और अब जरा कमाई का गणित देखिए और फिर आप समझ पाएंगे कि वाकई में यूपी की जीडीपी के लिए यह महाकुंभ अमृत ही लेकर आया है। प्रयागराज में मेला प्राधिकरण ने 8,000 से ज्यादा दुकानें अलॉट की और उससे कमाई हुई करीब 45 करोड़। यूपी सरकार ने टैक्स और किराए से कमाए 25,000 करोड़। यह एक आकलन है, एक अनुमान है। होटल इंडस्ट्री की कमाई लगभग 40,000 करोड़ के पार बताई जा रही है और खाने पीने वाले होटलों की कमाई, जो ढाबे हैं, उनकी कमाई 20,000 करोड़ रुपए के आसपास हुई। इसी ढंग से प्रसाद, तेल, दीपक, अगरबत्ती, किताबें वगैरह वगैरह बेचकर जो कमाई हुई उसका आकलन है कि 20,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। टूर गाइड, ट्रैवल पैकेज, इन सबों से 10,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई और इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कमाई हुई 10,000 करोड़ रुपए। आप आकलन करिए कि 7,500 करोड़ रुपए की लागत से ये जो आयोजन हुआ उसने उत्तर प्रदेश को और खास करके इस इलाके को कितनी बड़ी कमाई करवाई है। और अब ये जान लीजिए कि जो इस बार प्रयागराज महाकुंभ तक नहीं पहुंच पाए उनके लिए अगला मौका 2027 में ही आने वाला। नासिक में साल 2027 में कुंभ लगेगा और ज्योतिषीय गणना के मुताबिक इसकी तारीख तय हो चुकी है। 2027 का नासिक महाकुंभ 30 दिनों का होगा, जो 17 जुलाई से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। तो ये तो
महाकुंभ से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी स्टोरी, सबसे बड़े आयोजन से जुड़ी हुई। और अब रुख करते हैं मूड मीटर में अगली स्टोरी का और आपको दिखाते हैं कि मोदी कब पहुंचने वाले हैं रूस और क्या है इसके मायने। तो अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है और ट्रंप पुतिन दोनों देशों के रिश्ते को एक तरीके से नया आयाम देने में जुटे हुए हैं, उसके बाद भारत में दावा करने वालों की एक पूरी फौज एक्टिव हो गई है जो ये कह रही है कि ट्रंप और पुतिन की दोस्ती में पीएम मोदी की अब कोई जगह ही नहीं बची। अब ट्रंप और पुतिन मिलकर दुनिया चलाएंगे और नए वर्ल्ड ऑर्डर में पीएम मोदी अलग थलग पड़ जाएंगे। लेकिन आज इस नैरेटिव की हवा निकल गई और यह बात साबित हो गई कि वर्ल्ड ऑर्डर चाहे जैसा भी रहे, भारत और पीएम मोदी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो तभी तो देखिए कि अभी पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका आने का निमंत्रण दिया था और पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात को 10-12 दिन ही हुए और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का इनवाइट भेजा है। यानी अमेरिका के बाद अब पीएम मोदी रूस जाने वाले हैं और ट्रंप से मिलने के बाद अब पुतिन से मिलने वाले। पीएम मोदी को पुतिन ने 9 मई को विक्ट्री डे परेड के लिए आमंत्रित किया है और पीएम मोदी का रूस के विक्ट्री डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने का प्लान है और मोदी भारत के पहले ऐसे पीएम होंगे जो रूस की विक्ट्री डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होंगे। तो रूस की तरफ से पीएम मोदी को विक्ट्री डे परेड के इनविटेशन की खबर कंफर्म हो चुकी है, बस अब भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान आना बाकी। तो सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में जाने वाले हैं और अगर पीएम मोदी रूस जाते हैं तो यह 2025 में उनकी पहली आधिकारिक रूस यात्रा होगी। पिछले साल पीएम मोदी 2 बार रूस की यात्रा पर गए थे। जुलाई में पीएम मोदी का द्विपक्षीय दौरा था, जबकि अक्टूबर में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी रूस गए थे और दोनों ही दौरों पर मोदी और पुतिन की जो केमिस्ट्री दिखी थी वो जबरदस्त थी। रूस ने पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को अपनी विक्ट्री डे परेड में इनवाइट किया है, तो इसकी भी वजह होगी क्योंकि सिर्फ विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए तो पुतिन ने पीएम मोदी को मॉस्को नहीं बुलाया। तो पीएम मोदी के पुतिन के इन्विटेशन की जो इनसाइड स्टोरी है वो क्या है उसको भी डिकोड करेंगे। लेकिन पहले यह समझिए कि पुतिन ने मोदी को रूस के विक्ट्री डे परेड वाले दिन यानी कि 9 मई को क्यों बुलाया है। दरअसल 9 मई का दिन जो है वो रूस के लिए बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि यही वो तारीख है जब दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत हुई थी। 9 मई 1945 के दिन ही दूसरे विश्व युद्ध में रूस ने नाजी जर्मनी पर जीत दर्ज की थी और इसी तारीख को सेलिब्रेट करने के लिए रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड मनाता है और मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड में अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करता है। इस बार रूस अपनी विक्ट्री की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस दिन पर पीएम मोदी को पुतिन ने इनवाइट करके मैसेज दिया है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी मजबूत और उसकी जड़ें कितनी गहरी है। यानी अपने दोस्त ट्रंप से मुलाकात के बाद अब पीएम मोदी अपने एक और दोस्त पुतिन से मिलने के लिए रूस जाएंगे। तो अभी पीएम मोदी ने 13 फरवरी को अपने अमेरिकी दौरे के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी और भारत अमेरिका संबंधों के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बात हुई थी, जिसमें दोनों देशों के दोनों नेताओं ने चर्चा की थी कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए। और अब पीएम मोदी विक्ट्री डे परेड में शामिल होने जा रहे हैं तो ये विश्व राजनीति के लिए एक बड़ी खबर मानी जा रही है क्योंकि खबर तो यह भी थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी 9 मई को विक्ट्री डे परेड में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब ट्रंप नहीं जा रहे हैं और ऐसे में मोदी को बुलाया गया है और उनके जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसी से समझिए कि पुतिन ने पीएम मोदी को जो इस मौके पर रूस बुलाया है वो कितना महत्वपूर्ण है और इसके और मायने क्या है जरा इसको समझिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि मोदी को रूस आने का इनवाइट ऐसे वक्त में मिला है जब यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप और पुतिन की संभावित मुलाकात को लेकर तैयारियां चल रही है। यानी पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के बाद मोदी और पुतिन मिलेंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर बात होगी, यह बात तय है। तो भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में भी S-400 मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है
उससे लेकर ऊर्जा, अंतरिक्ष, विज्ञान, तमाम क्षेत्रों में बहुत गहरा सहयोग है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह संभावित यात्रा न सिर्फ विक्ट्री डे समारोह तक सीमित रहेगी, बल्कि दोनों देशों की दोस्ती को एक नई दिशा भी देने वाली है। और मोदी की रूस यात्रा से उन लोगों को भी जवाब मिलेगा जो ट्रंप और पुतिन के बीच बढ़ती दोस्ती को देखकर यह कह रहे थे कि अब इन दोनों नेताओं के बीच ऐसी जब जोड़ी जम गई है तो पीएम मोदी की इसमें कोई जरूरत ही नहीं। पीएम मोदी को ट्रंप और पुतिन कोई भाव नहीं देते। अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो पिछले साल का है, जिसमें मोदी और पुतिन की दोस्ती की झलक दिखती है, और जरा देखिए इसको। сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी और पुतिन की दोस्ती का लेवल क्या है। और अब जब पीएम मोदी को पुतिन ने खुद इनवाइट किया है तो पीएम मोदी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट ना करें, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। अच्छी बात यह है कि मोदी दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों के सबसे पावरफुल नेताओं के फेवरेट दोस्त हैं और कॉमन दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड। क्योंकि भारत के अलावा दुनिया का शायद ही कोई दूसरा देश है जो अमेरिका और रूस दोनों से ऐसी जबरदस्त दोस्ती रखता है और दोनों बड़े नेताओं से इस तरह की केमिस्ट्री हो जिसकी, और जिस तरह की भारत की दोस्ती इन दोनों देशों के नेताओं से दिखती है, वो एक तरीके से ये सबूत है कि अभी मोदी जब रूस जाएंगे और उसके बाद पुतिन भी जब इस साल भारत आएंगे तो ये दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंचेगी। और इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आने वाले हैं। यानी सोचिए कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां एक ही साल में अमेरिका और रूस दोनों देशों के राष्ट्रपति दौरा करेंगे। कि दुनिया में भारत की साख की एक बहुत बड़ी गवाही। तो देश का मूड मीटर में अब वक्त है अगली स्टोरी का, और यह बताने का कि मोदी के खिलाफ विपक्ष को कौन सा नया हथियार मिल गया है। तो जो हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा है, जिसके जरिए पूरे देश को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांधने का सपना संविधान निर्माताओं ने देखा, उसके विरोध की विपक्षी राजनीति इस देश में फिर से शुरू हो गई। सवाल यह है कि क्या अब भाषा को मोदी सरकार के विरोध का एक नया हथियार बनाया जा रहा है। लैंग्वेज वॉर के जरिए काटेंगे बांटेंगे की राजनीति को फिर से हवा दी जा रही है। और यह सवाल इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु में हिंदी विरोध का अभियान एक बार फिर से छेड़ दिया गया है, और जिसके पीछे खुद मुख्यमंत्री स्टालिन हैं, उसकी अगुवाई कर रहे हैं। उसी तरीके से तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने पहली से लेकर 10वीं क्लास तक तेलुगु को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। इधर यूपी में देखिए कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव की डिमांड है कि विधानसभा में उर्दू का भी इस्तेमाल हो। और एक और लड़ाई छिड़ रही है, वो है मराठी वर्सेज कन्नड़ की। और इस विवाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक की बसों में मारपीट की घटनाएं हो रही है और उसकी तस्वीरें लगातार आ रही है। तो लैंग्वेज वॉर को लेकर कैसे लैंग्वेज वॉर को एक सियासत का नया हथियार बनाया जा रहा है, इसके लिए आपको तमिलनाडु से ही आइए 4 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। और तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। ये तमिल भाषा के खिलाफ उनकी एक बड़ी साजिश है। यह बात डीएमके कह रही है। और इसी प्रचार के साथ मदुरई में उन्होंने गेट आउट मोदी के नारे लगाए। जो दूसरी तस्वीर है उसमें त्रिची शहर में डीएमके कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पर्चे बांटे और लोगों से हिंदी का विरोध करने की अपील की। एक तीसरी तस्वीर जिसमें वेल्लोर की है, वो तस्वीर वेल्लोर शहर में लोगों को हिंदी विरोध करने की शपथ दिलाई गई। और चेन्नई में नो हिंदी किस तमिल को एक अभियान के तौर पर चलाया गया। यानी तमिलनाडु में हिंदी की एंट्री मत होने दो। सड़कों पर हिंदी विरोधी स्लोगन लिखकर उसे वायरल लगातार किया जा रहा है और इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है वहां। तो डीएमके ने तमिलनाडु में हिंदी भाषा के खिलाफ जो राजनीतिक अभियान छेड़ा है, यह आखिर क्यों छेड़ा, इसका जरा बैकग्राउंड भी समझिए। तमिलनाडु में हिंदी पर हंगामा क्यों है
उसको इस तरीके से समझिए कि 2019 में मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की और स्कूलों में 3 भाषाओं को पढ़ाने का नियम बनाया और खास करके गैर हिंदी राज्यों में जहां की मातृभाषा हिंदी नहीं है वहां हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर रखा गया। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बाकायदा बजट का भी प्रावधान किया गया, लेकिन तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू ही नहीं होने दिया और अगले साल तमिलनाडु में चुनाव होने हैं तो डीएमके ने इसी नई शिक्षा नीति को विरोध का एक हथियार औजार बना लिया और यह माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि इसके जरिए केंद्र सरकार तमिलनाडु पर हिंदी को थोप रही है। तो डीएमके हिंदी के खिलाफ माहौल क्यों बना रही है, इसके लिए तमिलनाडु के इरोड की कुछ तस्वीरें आपको देखनी चाहिए, जहां पहाड़ी पर चेन्नी मलाई का मंदिर है और इस मंदिर पर मुस्लिम कम्युनिटी ने दावा ठोक रखा है। इस पर वो कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। डीएमके ने इस पर मुंह बंद रखा है, लेकिन इसी के बाद हिंदू जब सड़क पर उतर आए और तमिलनाडु में जगह जगह इसका विरोध किया जाने लगा और बीजेपी ने उसके अभियान को समर्थन दिया, उसमें शामिल हुई, तो इस अभियान की हवा निकालने के लिए डीएमके ने उसे हिंदी विरोध का रूप दे दिया। इस अभियान में तमिलनाडु में बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोट एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं और यही बात डीएमके को डरा रही और उसने हिंदू विरोध को हिंदी विरोध में तब्दील करने की कोशिश की। तो इरोड में हिंदू शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर इसी 4 फरवरी की और इसी के बाद हिंदी विरोध के बहाने हिंदू वर्सेस द्रविड़ की लड़ाई छिड़ी गई, जिसका कि एक लंबा इतिहास रहा है और डीएमके या सारी जो द्रविड़ पार्टियां हैं वो इस तरह के जो लड़ाई है, भाषाई लड़ाई है, उसकी अगुवाई करती रही। डीएमके आरोप लगा रही है कि तमिलनाडु में हिंदी को प्रमोट करके बीजेपी तमिल भाषा को खत्म करना चाहती। डीएमके इसके लिए 1960 के दशक में हुए हिंसक आंदोलन की याद दिला रही है और एक तरीके से तमिलनाडु चुनाव से पहले हिंदू वर्सेस द्रविड़ राजनीति को हिंसक बनाने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में डीएमके ने हिंदी के खिलाफ अभियान छेड़ा तो तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी इसमें कूद पड़ी और उसने एक नया तरीका ढूंढ लिया। सीएम रेवंत रेड्डी ने आदेश जारी कर दिया कि तेलंगाना के हर स्कूल में तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य होगा। 1ली से 10वीं क्लास तक इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। तेलंगाना सरकार के तेलुगु के इस फरमान का पालन किया जाए। सरकारी आदेश में कहा गया कि बीआरएस की पिछली सरकार में तेलंगाना के स्कूलों में इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार इसे लागू करेगी। यहां महाराष्ट्र की बात करना भी जरूरी है। एक दौर था जब महाराष्ट्र में हिंदी विरोध की राजनीति बहुत तेज थी और वही तर्क दिए गए थे वहां जो आज तमिलनाडु के डीएमके सरकार दे रही है। आज महाराष्ट्र में हिंदी खूब फल फूल रही है, लेकिन उससे मराठी भाषा को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हिंदी में उसकी कद्र बढ़ गई। इसलिए कहा जा रहा है कि तमिलनाडु हो या तेलंगाना, हिंदी विरोध की उसकी जो असली वजह है वो भाषाई नहीं है, उसका भाषा से कोई लेना देना नहीं। दरअसल डीएमके जैसी दक्षिण की क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से डर रही और अपनी राजनीतिक खिसकने की आशंका में वो हिंदी विरोध का एक तरीके से मुखौटा चढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो चलते